एक गांव के बाजार में बहुत चहल पहल थी। इसी गांव में अमन नाम के एक घमंडी और लालची व्यक्ति का होटल था। उसके होटल में सिर्फ चिकन चावल मिलता था। पूरे गांव में केवल वही एक नॉनवेज होटल था। इस वजह से अमन अपनी मन मर्जी के मनमाने दामों पर चिकन चावल बेचा करता था। एक दिन एक ग्राहक अमन के होटल पर आया। अमन भाई, जल्दी से मुझे एक प्लेट चिकन चावल देंगे क्या? हम दे रहा हूं, लेकिन ध्यान रहे, गर्मा गर्म चिकन चावल की एक प्लेट के 150 रुपए लगेंगे। ये क्या कह रहे हो मंदा? कल ही तो मैंने यहाँ सिर्फ 100 रुपए में खाया था। कल की बात कल थी। आज बाजार में मुर्गियों के दाम बढ़ गए हैं, मसालों के दाम बढ़ गए हैं, और इन सब के साथ साथ आज मेरा दाम भी बढ़ गया है। लेकिन भाई, अगर तुम इतना ज्यादा दाम लोगे तो गरीब लोग कैसे खाएंगे? अरे गरीब लोग यहां चिकन खाने आते ही क्यों हैं? जाकर आलू का चोखा खाएं। बेटा, इस तरह लोगों की मजबूरी और तकलीफ का फायदा उठाना ठीक नहीं है। ए बुड्ढे, मुझे ज्यादा ज्ञान मत बांट। इस पूरे बाजार में मेरे खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं है, समझे? ठीक उसी समय अपने कंधे पर कुदाल रखे श्याम वहां से गुजर रहा था। उसने अमन की बातें सुनी और वहीं रुक गया। अमन दा, अगर आप खाने का दाम थोड़ा कम कर दोगे तो लोग खुश हो जाएंगे। लो भाई, आ गया हमारे गांव का महान साधु महात्मा। क्यों रे श्याम, तू तो खेतों में हल चलाता है और खेती बाड़ी करता है, अब तू मुझे व्यापार सिखाएगा? अमन दा, मैं तो बस इतना कह रहा था कि अगर लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो समाज में इज्जत मिलेगी। इज्जत से पेट नहीं भरता और ना ही रसोई में चावल पकता है। उसके लिए पैसा चाहिए, पैसा। और सुन ले, इस बाजार में जो मैं बोलूं वही आखिरी सच है। तभी बाजार में एक नया युवक आया जिसका नाम कबीर था। कबीर इस गांव में बिल्कुल नया था। वो बाजार की चहल पहल देखने लगा। बाजार तो काफी रौनकदार है, लेकिन इस अमन नाम के होटल वाले का घमंड तो आसमान छू रहा है। कबीर अमन के होटल के सामने जाकर खड़ा हो गया। सुनो भाई, मुझे एक प्लेट चिकन चावल देना। पहले 150 रुपए निकालो, तब खाना मिलेगा। अरे खाना खाने के बाद पैसे देने में क्या दिक्कत है? यहां सिर्फ अमन का नियम चलता है, पहले पैसा फिर खाना। कबीर ने बिना किसी बहस के अपनी जेब से पैसे निकाले और अमन को दे दिए। लेकिन पैसे देते हुए कबीर ने अमन की आंखों में आंखें डालकर एक गहरी बात कही। ठीक है, मैं पहले ही पैसे दे देता हूं, लेकिन एक बात याद रखना अमन, जो धंधा सिर्फ लोगों को डराकर और धमकाकर चलता है वो ज्यादा दिन टिकता नहीं है। आसपास खड़े लोग कबीर की ये निडर बात सुनकर हैरान रह गए। तुम यहां नए आए हो, इसलिए तुम्हारी जबान बहुत चल रही है। इस बाजार में अगर मुझसे पंगा लेने की कोशिश की तो गांव में टिक नहीं पाओगे। वो तो वक्त आने पर देखा जाएगा। अमन गुस्से में फनफनाता रहा। वो अपने लालच और घमंड में अंधा हो चुका था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि कबीर के रूप में इस गांव में कोई ऐसा आ चुका है जो उसके अन्याय के साम्राज्य को हिला कर रख देगा। दो दिन बीत गए। कबीर गांव के बाहर एक बड़े पेड़ के नीचे खड़ा होकर बहुत उदास था। उसके पास अब कुछ नहीं बचा था। हे भगवान, अब मैं कहां जाऊं, क्या करूं? मेरे पास जो भी थोड़े बहुत पैसे बचे थे वे सब खत्म हो चुके हैं। अब तो जेब में 1 रुपया भी नहीं है और ऊपर से इतनी तेज भूख लग रही है। 2 दिन से पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं गया है। मुझे क्या पता था कि मुझे अपनी जिंदगी में ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। दो भूख और थकान से बेहाल कबीर धीरे धीरे गांव के खेतों की तरफ चलने लगा। वहां उसने देखा कि श्याम अपने खेत में मेहनत से कुदाल चला रहा था। कबीर उसके पास गया।
भैया, क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हैं? मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। श्याम ने कुदाल रोकी और कबीर को थका हुआ देखा। अरे भाई, तुम्हें देखकर ही लग रहा है कि तुम बहुत थक चुके हो और भूखे हो। आओ आओ, मेरे साथ इस पेड़ की छांव के नीचे बैठो। दोनों पेड़ की ठंडी छांव में बैठ गए। श्याम ने अपना खाने का थैला खोला। देखो भाई, मेरे पास सिर्फ 4 रोटियां हैं और साथ में मेरी मां ने हरी मिर्च की तीखी चटनी दी है। अगर तुम्हें कोई परहेज ना हो तो हम दोनों इसे आधा आधा बांटकर खा सकते हैं। अरे भैया, इस समय मुझे इतनी तेज भूख लगी है कि मिर्च की चटनी भी अमृत जैसी लगेगी। प्लीज मुझे जल्दी दे दो। दोनों ने बड़े ही चाव से रोटियां और मिर्च की चटनी खानी शुरू की। दोनों बहुत भूखे थे, इसलिए चंद मिनटों में ही खाना खत्म हो गया। तुम इस गांव के तो नहीं लगते भाई? कहां से आए हो और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कबीर है और सच कहूं तो इस वक्त मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई, जो तुमने अपनी रोटी मेरे साथ बांटकर मेरी जान बचाई। अच्छा, तो फिर तुम इस गांव में रहोगे कहां? सच तो यह है कि अभी मेरे पास ना तो रहने का कोई ठिकाना है और ना ही खाने का। अगर तुम मुझे अपने साथ रहने की जगह दे दो तो मेरी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। देखो भाई कबीर, मैं तो एक बेहद गरीब किसान हूं। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो तुम मेरे इस छोटे से कच्चे घर में रह सकते हो। लेकिन हां, खाने पीने के जुगाड़ के लिए तुम्हें भी मेरे साथ कुछ काम करना होगा। मुझे मंजूर है भाई। दोनों बातें करते हुए श्याम के घर पहुंचे। श्याम का घर घास फूस से बनी एक छोटी सी झोपड़ी थी। घर पर श्याम की बूढ़ी माँ उनका इंतजार कर रही थी। श्याम बेटा, तुम्हारे साथ ये कौन है? इसे कहां से लेकर आए हो? मां, इसका नाम कबीर है। ये बहुत भूखा और लाचार था। इसका रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए मैं इसे अपने घर ले आया। ये तो ठीक है बेटा कि तुमने एक भूखे की मदद की, लेकिन हमारे पास तो खुद के खाने के लाले पड़े हैं। हम किसी तीसरे का पेट कैसे भरेंगे? मां, वो मेहमान है, उसके सामने इस तरह की बातें मत करो, उसे बुरा लगेगा। कबीर कमरे के कोने में खड़ा होकर उनकी सारी बातें सुन रहा था और समझ गया था कि इस घर की माली हालत बहुत ज्यादा खराब है। मां, हम जरा बाजार की तरफ घूम कर आते हैं। दोनों दोस्त बाजार की तरफ चल दिए। रास्ते में कबीर ने श्याम से पूछा, श्याम भाई, तुम्हारी मां घर पर ऐसा क्यों कह रही थीं? अगर पैसे की इतनी ही तंगी है तो तुम सिर्फ इस छोटी सी खेती बाड़ी पर ही क्यों निर्भर हो? कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते? क्या बताऊं भाई कबीर, एक समय मेरी माँ बहुत बीमार पड़ गई थी। उनके इलाज के लिए मेरे पास एक पैसा नहीं था। लाचारी में मैंने गांव के मुखिया से कुछ पैसे उधार लिए थे। कबीर ने श्याम की बात सुनी और सब कुछ समझ गया। चलते चलते वे बाजार के मुख्य चौराहे पर पहुंचे। वहां अमन के होटल के बाहर भारी भीड़ लगी हुई थी। श्याम भाई, मैंने पूरे बाजार में इतनी दुकानें देखीं, लेकिन कहीं भी ऐसी भीड़ नहीं थी। इस अमन के होटल के बाहर इतनी भीड़ क्यों है? ये ऐसा क्या बेचता है? ये अमन का होटल है। अमन हमारे गांव का सबसे घमंडी आदमी है। पूरे गांव में केवल उसी के पास चिकन बेचने का एक अधिकार है। वो अकेला ही चिकन चावल बेचता है, इसलिए यहाँ हमेशा इतनी भीड़ रहती है। अरे, अगर गांव के लोगों को चिकन खाना इतना ही पसंद है तो कोई दूसरा यह चिकन का होटल क्यों नहीं खोलता? अमन बहुत ही शैतान इंसान है। अगर कोई हिम्मत करके चिकन या मटन की दुकान खोलने की सोचता भी है तो वो कुछ ना कुछ करके उसे बंद करवा देता है। हम उसकी नकल थोड़ी ना करेंगे जो वो बंद करवा देगा। वैसे भी वो बहुत महंगे दामों पर बासी चिकन चावल बेचता है। गरीब लोग तरसते रह जाते हैं और बिना खाए भूखे लौट जाते हैं। भाई, वैसे तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? चिकन पराठा। हम दोनों मिलकर बाजार में चिकन परोठे का एक ठेला लगाएंगे। वाह कबीर भाई, ये तो बहुत ही शानदार आइडिया है। गांव के लोग चिकन के दीवाने हैं और अगर हम
चिकन पराठा लेकर आएंगे तो लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। लेकिन तभी श्याम का चेहरा अचानक उतर गया। लेकिन भाई कबीर, हमारे पास तो नया ठेला खरीदने के पैसे ही नहीं है। चूल्हा, कड़ाही, तवा और चिकन मसाले खरीदने के लिए पैसे कहां से आएंगे? कबीर मुस्कुराया। उसने अपनी उंगली से एक चमचमाती हुई सोने की अंगूठी निकाली और श्याम के सामने रख दी। तुम उसकी चिंता मत करो श्याम भाई, मेरे पास ये सोने की अंगूठी है। हम इसे सुनार की दुकान पर बेच देंगे और जो पैसे मिलेंगे उससे दुकान का सारा सामान खरीदकर कल से ही काम शुरू करेंगे। अरे कबीर भाई, तुम्हारे पास इतनी कीमती सोने की अंगूठी कहां से आई? अरे भाई तुम चिंता मत करो, ये बिल्कुल असली और मेरी अपनी ही अंगूठी है। बस तुम इसे बेचने की तैयारी करो, कल से हमारा नया सफर शुरू होने वाला है। दोनों दोस्तों की आंखों में अब एक नया हौसला और मुखिया के चंगुल से आजाद होने का एक खूबसूरत सपना तैर रहा था। अगली ही सुबह कबीर और श्याम ने मिलकर अपनी झोपड़ी की रसोई में ताज़ा चिकन और परोठे का आटा गूंथना शुरू कर दिया। श्याम कोयले की आंच पर चिकन को मसालों के साथ पकाने लगा, जिसकी खुशबू पूरे घर में महकने लगी। कुछ ही समय में दोनों ने स्वादिष्ट चिकन और मुलायम पराठे तैयार कर लिए। कबीर ने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू की। आइए आइए भाई बहनों, दादा दीदी, और खाकर जाइए गर्मा गर्म जायकेदार चिकन पराठा। कबीर की आवाज और हवा में तैरती चिकन पराठे की लाजवाब खुशबू सुनकर कुछ ग्रामीण वहां खिंचे चले आए। अरे तुम लोग क्या बोल रहे हो? चिकन के साथ पराठा? वाह, पूरे गांव में तो सिर्फ एक ही चिकन चावल का होटल है और वो बहुत ज्यादा पैसे लेता है। तुम लोग बताओ, तुम्हारी एक प्लेट कितने की है? दादा, हमारे यहाँ चिकन पराठा की एक प्लेट सिर्फ 50 रुपए की है। अरे वाह, सिर्फ 50 रुपए? फिर तो हमारे लिए भी जल्दी से एक एक प्लेट लगा दो। श्याम ने तुरंत फुर्ती से तवे पर परोठा सेंका और थाली सजाकर उन्हें दे दी। जैसे ही उन लोगों ने पहला निवाला खाया, वे स्वाद के दीवाने हो गए। अरे वाह भाई, चिकन तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। पराठे के साथ खाकर तो मजा ही आ गया। सच में भाई, तुमने बहुत लाजवाब खाना बनाया है। उनकी बातें सुनकर आसपास के और भी लोग वहां जमा होने लगे। देखते ही देखते श्याम और कबीर के ठेले के सामने ग्राहकों की लंबी कतार लग गई। ओ भैया, मेरे लिए भी जल्दी से 2 प्लेट पैक कर दो। शाम होते होते कबीर और श्याम का पूरा ठेला खाली हो गया। पतीले में चिकन का एक टुकड़ा भी नहीं बचा। अरे कबीर भाई, मैंने सोचा था कि मैं भी अंत में थोड़ा खाऊंगा, लेकिन यहां तो सब कुछ ही खत्म हो गया। आज हमारी बहुत अच्छी कमाई हुई है श्याम भाई। कल सुबह तुम सबसे पहले पेट भरकर खाना, उसके बाद ही हम बेचना शुरू करेंगे। अगली सुबह जब बाजार खुला तो वहां फिर से भारी चहल पहल थी, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ श्याम और कबीर के ठेले के सामने ही लगी थी। लोग कतारों में खड़े होकर चिकन परोठे का स्वाद ले रहे थे। ये सब देखकर सड़क के उस पार अपने खाली पड़े होटल में खड़ा अमन गुस्से से लाल पीला हो रहा था। उसका इतना अच्छा चलने वाला होटल अब बिल्कुल खाली पड़ा था। वो अपनी गुस्सा पर काबू नहीं रख पाया और गुस्से में पैर पटकता हुआ श्याम और कबीर के ठेले के पास आया। क्यों रे श्याम, क्या जादू टोना कर दिया है तुमने इस चिकन पराठे में? जो लोग यहाँ इतनी भीड़ लगाकर खा रहे हैं, क्या मेरा चिकन चावल बासी हो गया है जो लोग वहां नहीं आ रहे? अच्छा, और साफ सफाई से बनाया हुआ खाना ही असली स्वाद देता है अमंदा। हमारे चिकन पराठे में कोई जादू नहीं है। हम तुम्हारे होटल के चिकन चावल से आधे से भी कम दाम में, यानी सिर्फ 50 रुपए में गर्मा गर्म खाना खिला रहे हैं। इसीलिए लोग यहाँ आ रहे हैं। अगर तुम भी अपना लालच कम कर दो और अपने खाने का दाम थोड़ा घटा दो तो देखना, ग्राहक तुम्हारे पास भी आएंगे। ओए, तू बहुत ज्यादा बोल रहा है श्याम। इस नए लड़के को समझा दे कि मैं कौन हूं। और हां, याद रखना, बहुत जल्द तुम लोगों का ये ठेला
मैं यहां से उठवा दूंगा। अमंदा, ईमानदारी से काम करो, कम से कम किसी का बुरा तो मत चाहो। अमन गुस्से में बड़बड़ाता हुआ अपने होटल वापस चला गया। श्याम थोड़ा घबरा गया, लेकिन कबीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। श्याम भाई, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सिर्फ 2-3 दिनों में ही हमारे पास काफी पैसे जमा हो गए हैं। हम सबसे पहले जाकर मुखिया जी का सारा कर्ज चुकाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये अमन हमारा क्या बिगाड़ लेता है। अब तो रोज श्याम और कबीर के ठेले पर ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ने लगी। उनके चिकन परोठे की चर्चा दिन ब दिन पूरे गांव और आसपास के इलाकों में फैलने लगी। सुबह से शाम होते ही उनका सारा पराठा बिक जाता था। वाह भाई वाह, जो तुम्हारा चिकन पराठा एक बार खाएगा वो दूसरी बार आए बिना रह ही नहीं पाएगा। तुम्हारे इस चिकन पराठे में इतना स्वाद कैसे है भाई? ऐसा क्या मिलाते हो इसमें? हाँ भाई, मिलाते तो हैं। हम इसमें अपनी दोस्ती का ढेर सारा प्यार मिलाते हैं। दादा, आपके बेटे के लिए हमारी तरफ से 1 प्लेट चिकन परोठा बिल्कुल फ्री है। अरे, तुम दोनों बहुत ही भले इंसान हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई। 5 श्याम ने प्यार से उन्हें पार्सल दे दिया। इसी तरह मेहनत करते हुए कुछ ही दिनों में उनके पास एक अच्छी रकम जमा हो गई। सुन श्याम भाई, हमारे पास अच्छे पैसे जमा हो गए हैं। अब हमें चलकर मुखिया जी का सारा कर्ज चुका देना चाहिए। हाँ कबीर, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चलो चलते हैं और उनका सारा पैसा लौटा देते हैं। उस दिन उन्होंने मुझे कितनी कड़वी बातें कही थी। आज जब मैं उन्हें इतनी जल्दी पैसे लौटा दूंगा तो वे भी हैरान रह जाएंगे। दोनों दोस्त सीधे मुखिया जी के घर पहुंचे। आओ आओ श्याम और कबीर, तुम दोनों के इस चिकन पराठे के बारे में मैंने बहुत सुना है। पूरे गांव में आजकल तुम दोनों की ही चर्चा हो रही है। हाँ मुखिया जी, इसीलिए तो हम आपका पूरा कर्ज चुकाने आए हैं। ये लीजिए, आपके पूरे ब्याज के साथ आपके 30,000 रुपए। अरे, इतनी क्या जल्दी थी? कुछ दिनों बाद भी दे देते तो चलता। क्या चिकन परोठे के धंधे में सचमुच इतना मुनाफा हो रहा है? मुखिया जी की बातें सुनकर कबीर ने मन ही मन सोचा, पैसे देखकर हर इंसान का मन और लहजा बदल जाता है। उस दिन यही मुखिया जी श्याम पर कितना चिल्ला रहे थे और आज कितने प्यार से बात कर रहे हैं। दोनों दोस्त मुखिया जी का कर्ज चुकाकर सुकून से घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में पड़ने वाली मिठाई की दुकान से मनोज काका ने उन्हें आवाज दी। बेटा श्याम, तुम्हारी ठेले पर अच्छी बिक्री हो रही है ना? हाँ काका, आप लोगों के आशीर्वाद से धंधा बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना बेटा, हर बड़ी सफलता के पीछे किसी ना किसी की बुरी नजर भी लगी होती है। काका, आप क्या कहना चाहते हैं? बेटा, एक समय मैंने भी यहाँ बिरयानी की दुकान खोली थी और वो बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन इसी अमन ने झूठ फैलाकर और मुझ पर झूठे आरोप लगवाकर मेरी दुकान बंद करवा दी थी। इसीलिए कह रहा हूँ, थोड़ा संभल कर रहना और अपना ख्याल रखना। मनोज काका की चेतावनी सुनकर दोनों दोस्त सोचने लगे और फिर अपने घर की ओर बढ़ गए। उसी रात आसमान में गोल चांद चमक रहा था और पूरे बाजार में सन्नाटा था। अमन अपने होटल के बाहर खड़ा होकर किसी का इंतजार कर रहा था। तभी वहां बिरजू नाम का एक शराबी झूमता हुआ आया। ऐ बिरजू सुन, तू हमेशा नशे में धुत रहता है। आज मैं तुझे एक काम सौंप रहा हूं। ये काम बहुत सफाई से होना चाहिए, समझा? अमंदा, बोलो, क्या काम है? वो जो शाम का ठेला है ना, उसे रात के अंधेरे में वहां से गायब कर दे। ऐसा गायब कर कि सुबह किसी को ना मिले। अरे तुम चिंता मत करो अमंदा, मैं उसे ऐसी जगह फेंक आऊंगा कि कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा। बस तुम सुबह मेरे लिए 1 बोतल दारू तैयार रखना। बिरजू झूमता हुआ श्याम के ठेले के पास पहुंचा। उसने ठेले को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन ठेला जमीन पर लोहे की मोटी चेन और ताले से बंधा हुआ था। इस वजह से ठेला टस से मस नहीं हुआ।
आज तो मैं इसे बहुत दूर फेंक कर आऊंगा ताकि अमनदा मुझे रोज एक बोतल मुफ्त में दे। नशे की हालत में बिरजू वहीं होटल के पास ही जमीन पर सो गया। अगली सुबह जब अमन अपने होटल पहुंचा तो उसने देखा कि बिरजू उसके होटल के बाहर जमीन पर मजे से सो रहा था। अमन ने उसे लात मारकर जगाया। ऐ शराबी, तू रात से यहीं सो रहा है क्या? मैंने तुझे एक छोटा सा काम दिया था, वो भी तुझसे ढंग से नहीं हुआ। अरे अमनदा, क्या बोल रहे हो? मैं तो उस शाम के ठेले को रात को ही धक्का देकर बहुत दूर छोड़ आया हूँ। ऐ अकल के अंधे, जरा सामने देख, वो किसका ठेला खड़ा है? बिरजू ने सामने देखा तो श्याम और कबीर अपने ठेले पर रोज की तरह मुस्कुराते हुए चिकन परोठे बेच रहे थे और ग्राहकों की भारी भीड़ लगी थी। अरे ये ठेला यहाँ वापस कैसे आ गया? मैं सच कह रहा हूँ श्यामदा, मैं तो इसे बहुत दूर छोड़ कर आया था। मेरी ही गलती थी जो मैंने एक शराबी को काम दिया। चल भाग यहां से। अमन समझ गया कि ऐसे काम नहीं बनेगा, अब उसे खुद ही कुछ बड़ा करना होगा। उसी रात जब बाजार पूरी तरह खाली हो गया और सभी दुकानें बंद हो गईं, तो अमन चुपके से श्याम के ठेले की तरफ बढ़ा। उसके हाथ में एक छोटी सी प्लास्टिक की पुड़िया थी जिसमें नशीला पदार्थ था। तुम्हारे चिकन परोठे का इतना नाम हो रहा है ना, मेरे रहते मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं आज तुम्हारी इस कड़ाही में ये नशीला पाउडर मिला दूंगा, फिर देखना तुम्हारी दुकान कैसे बंद होती है। अमन ने आसपास देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है और फिर चुपचाप उस कड़ाही के अंदर रखे मसालों और चिकन में वो सफेद नशीला पाउडर मिला दिया और वहां से भाग गया। अगले दिन सुबह कबीर और श्याम ने रोज की तरह दुकान खोली। कुछ ही देर में ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। तभी अचानक वहां इंस्पेक्टर दया और कुछ ग्रामीणों के साथ पहुंच गए। मैं इंस्पेक्टर दया हूँ। हमारे पास शिकायत आई है कि तुम लोग अपने चिकन पराठे में कोई नशीली दवा मिलाते हो, जिससे ग्राहकों को इसकी लत लग जाए और वे बार बार यहाँ आए। क्या कह रहे हैं आप सर? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ इंस्पेक्टर सर, मैंने भी सुना है कि इनके चिकन पराठे में कोई गड़बड़ है। लोग इसके दीवाने ऐसे ही नहीं हो रहे हैं। सर ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। हम अपने खाने में कोई भी खराब या नशीली चीज नहीं मिलाते। कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। जब तक हम पूरी तलाशी नहीं ले लेते, हम कुछ नहीं कह सकते। हमें तुम्हारे इस ठेले की तलाशी लेनी होगी। ठीक है सर, आप तलाशी लीजिए। जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो हमें डरने की क्या जरूरत है। पुलिस ने ठेले के डिब्बों और मसालों की तलाशी लेनी शुरू की। तभी कड़ाही के नीचे रखे डिब्बों में से पुलिस को वही सफेद पाउडर वाली नशीली पुड़िया मिल गई। यह क्या है? हमें नहीं पता सर, ये यहाँ कैसे आया? ओह, अब समझ में आया कि इनका चिकन पराठा इतना क्यों बिकता है। देखो गांव वालों, देखो, ये लोग खाने में नशा मिलाकर हमारे गांव के बच्चों और लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं। ये सब देखकर कबीर का गुस्सा फूट पड़ा। उसने सीधे अमन की तरफ उंगली उठाई। तुम बहुत ही नीच और लालची इंसान हो अमनदा। ये सब तुम्हारी ही साजिश है, क्योंकि तुम्हारा अपना होटल अब ठप हो चुका है और तुम्हारे यहाँ कोई नहीं आता। अरे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद खाने में जहर मिला रहे हो और इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो। वहां खड़े मुखिया जी भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए बोले, हाँ भाई, मैं भी तो यही सोचूं कि जिसके पास कल तक थूटी कौड़ी नहीं थी, उसने इतनी जल्दी मेरा 30,000 रुपए का कर्ज कैसे चुका दिया। जरूर ये लोग खाने में नशा मिलाकर ज्यादा पैसे कमा रहे थे। गांव वाले आपस में कानाफूसी करने लगे और श्याम को बुरा भला कहने लगे। श्याम डर के मारे रोने लगा। तभी कबीर ने गहरी सांस ली और इंस्पेक्टर दया से कहा, सर मैं जानता हूं कि ये घिनौना काम किसने किया है। अब मेरे पास सच बताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। कबीर ने अपनी जेब से एक बहुत ही कीमती और राजसी विजिटिंग कार्ड निकाला और इंस्पेक्टर दया के हाथ में दे दिया।
कार्ड पर लिखे नाम को देखते ही इंस्पेक्टर दया के पैर तले जमीन खिसक गई। उनके चेहरे के हाव भाव तुरंत बदल गए और उन्होंने कबीर को सैल्यूट किया। अरे, शहर के सबसे प्रसिद्ध और आलीशान रॉयल होटल के मालिक कबीर सिंह, क्या आप सचमुच बिजनेसमैन शमशेर सिंह के इकलौते बेटे हैं? ये सुनते ही पूरे गांव के लोग दंग रह गए। श्याम की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। कबीर भाई, क्या तुम सचमुच इतने बड़े रॉयल होटल के मालिक हो? हाँ श्याम भाई, मैं सच कह रहा हूँ। अमन घबरा गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए चिल्लाकर कहा, ये झूठ बोल रहा है सर। अगर ये इतने बड़े होटल का मालिक होता तो हमारे इस छोटे से गांव की धूल में आकर ठेले पर काम क्यों करता? इसने ये नकली कार्ड बनवाया है। तभी अचानक गांव की सड़क पर एक बेहद आलीशान महंगी कार आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और उसमें से शहर के सबसे बड़े होटल चेन के मालिक शमशेर सिंह उतरे। उन्हें देखकर पूरे गांव के लोग अदब से खड़े हो गए। शमशेर सिंह सीधे कबीर के पास पहुंचे। कबीर बेटा, तुम्हारी 1 महीने की समय सीमा अब समाप्त हो चुकी है। अब तुम मेरे साथ वापस शहर चलो और हमारे रॉयल होटल का कार्यभार संभालो। पिताजी, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ 1 दिन और रुकना चाहता हूँ। यहाँ मेरा कुछ काम अभी बाकी है, उसे पूरा करके मैं कल सुबह ही घर लौट आऊंगा। ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी आना। ये कहकर शमशेर सिंह अपनी कार में बैठे और चले गए। अब पूरे गांव को यकीन हो गया था कि कबीर कोई मामूली लड़का नहीं, बल्कि अरबपति घराने का वारिस है। इंस्पेक्टर दया ने कबीर से पूछा, सर, क्या आप बता सकते हैं कि इस पैकेट में क्या है? दया जी, ये एक बेहद खतरनाक नशीला पदार्थ है। इसे अगर खाने में मिलाया जाए तो खाने वाले को इसकी लत लग जाती है। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि ये पैकेट इस अमन ने ही हमारे ठेले पर छुपाया था। पहले भी इस गांव में जितने भी नॉन-वेज होटल खुले थे, अमन ने इसी तरह की साजिश रचकर उन सबको बदनाम करके बंद करवाया था। सर, ये झूठ बोल रहा है। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। चुप कर झूठे। क्या तुझे लगता है कि शहर के सबसे बड़े होटल का मालिक, जो करोड़ों का व्यापार करता है, वो तेरे इस छोटे से गांव के ठेले पर नशा मिलाकर खाना बेचेगा? तेरी चोरी पकड़ी जा चुकी है। इंस्पेक्टर दया के आदेश पर पुलिस ने तुरंत अमन को हथकड़ी लगाई और उसे घसीटते हुए पुलिस जीप में डालकर ले गए। पूरे गांव के लोग अमन को थू थू करने लगे। जब सब शांत हो गया तो श्याम कबीर के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। कबीर भाई, तुम इतने बड़े आदमी हो, फिर तुमने मेरे जैसे गरीब किसान के साथ इस मिट्टी में मिलकर काम क्यों किया? श्याम भाई, मेरे पिताजी बहुत ही सरल और ऊंचे विचारों वाले इंसान हैं। उन्हें लगता था कि अगर मैं सीधे इतने बड़े होटल का मालिक बन जाऊंगा तो मैं कभी जमीनी हकीकत और मेहनत की कद्र नहीं समझ पाऊंगा। इसलिए उन्होंने मुझे इस गांव में 1 महीने की परीक्षा लेने के लिए भेजा था। लेकिन तुम चिंता मत करो श्याम भाई, मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़कर नहीं जा रहा। मैं शहर लौटने से पहले तुम्हारे लिए इस गांव में एक बहुत बड़ा और आलीशान होटल खोलकर जाऊंगा, जहां तुम अपनी मां के साथ हमेशा खुश रहोगे। श्याम कबीर की उदारता और सच्ची दोस्ती देखकर रो पड़ा। अगले ही दिन कबीर ने श्याम के लिए गांव में एक बड़ा और सुंदर होटल खुलवा दिया, जिसके बाहर बड़े अक्षरों में लिखा था, श्याम का चिकन परोठा। गांव के लोग अब बहुत खुश थे।